नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक ऐसी मुठभेड़ जिसको लेकर बहुत लोगों को संतोष भी है और बहुत से सवाल भी हैं। एक ऐसा दुर्दांत आरोपी जिस पर पुलिस के अधिकारी सहित 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने का आरोप है। उनकी जान चली गई है और उसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई और वो आरोपी वहाँ से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा से निकलकर हरियाणा और हरियाणा की सीमा से निकल के एक बार फिर मध्य प्रदेश की सीमा में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल परिसर में उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है कानपुर, जहां उसका आतंक का साम्राज्य था। और रास्ते में वाहन पलटता है और पुलिस का कहना है कि वो भागने की कोशिश करता है और मुठभेड़ में मारा जाता है। 4 गोलियां उसे लगती हैं। हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। विकास दुबे ये एक ऐसा परिचित नाम जो आतंक का पर्याय हो गया था, जिसे कहा यह जाता है कि उसका रसूख राजनीतिक संरक्षण के कारण बेहद बढ़ गया था। उस पर आरोप ये भी था कि उसने थाना परिसर में एक मंत्री दर्जा प्राप्त नेता की हत्या भी कर दी। ये सिलसिला बहुत पुराना है। बहुत लंबे समय से उसका आतंक उस इलाके में था, फल फूल भी रहा था। उसे पुलिस ने सूचना दी, ऐसा कहा जाता है कि एसएचओ ने सूचना दी। उससे यह भी कहा जाता है कि उस एसएचओ जिसने उसने सूचना दी कई दिन पहले उसने थप्पड़ भी मारा था। तो आतंक और रसूख आप अंदाज लगा सकते हैं और जाहिर है ये किसी बड़े प्रभाव के कारण ही होता है। और फिर उसे सूचना दी गई और सूचना के कारण कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए। लेकिन एक बार जब मुठभेड़ पर सवाल बहुत से हैं और ये जो सवाल है ये एक बार फिर फैसला जो है वो तत्काल कर दिया गया, इस पर चर्चा है। और यही हमारा आज का विशेष फैसला ऑन द स्पॉट, विकास का विनाश। चलिए इस विषय में हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे का किस्सा खत्म। मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी, यूपी में एनकाउंटर। एसटीएफ ने भागने पर किया एनकाउंटर। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी बहुत ही सरल तरीके से हुई। गिरफ्तारी इतनी साधारण ढंग से हुई कि गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े होने लगे। इसके पहले कि हम आपको सियासत में ले चलें, जरा सुनिए क्या कहा था उस दिन गैंगस्टर विकास दुबे ने। तो सुना आपने, मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। जी हां, यही शब्द थे उस दिन गैंगस्टर विकास दुबे के। उस वक्त क्या मानसिकता थी इस शातिर अपराधी की, ये तो वही बता सकता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसके साथ ही दफन हो गए कई ऐसे सवाल जो आज सियासत में उछल रहे हैं, उछाले जा रहे हैं। मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में। यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी थे और इसका, तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तीनों जगह यही हुआ। गाड़ी रुकी, उसने पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस
स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं हो। और लोगों के नाम उजागर नहीं हो, इसलिए उसका एनकाउंटर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया। जब कोई सरेंडर होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उज्जैन में कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सीधे पुलिस उत्तर प्रदेश को दे दिया और वहां जाके उसके एनकाउंटर हो जाती है। और इस बात के शक कल दिग्विजय सिंह जी ने भी, और एक टीवी चैनल पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उनने भी शक किया था कि हो सकता है सुबह तक इसका एनकाउंटर हो जाए। तो वो जितने भी सवाल थे, किन किन के कनेक्शन उससे रहे, कैसे यहाँ आया, कैसे उत्तर प्रदेश भागा, ये अपने आप में सवाल खड़े के खड़े रह गए हैं। इसके साथ ही अब गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है यह एनकाउंटर सोची समझी साजिश है, इसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को बधाई दी। अब चलिए जरा देखते हैं आखिर सवाल उठ क्यों रहे हैं। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे। शूट आउट के बाद 2 दिन कानपुर में कैसे रहा, कानपुर से 92 किलोमीटर दूरी कर औरैया कैसे पहुंचा, औरैया से 385 किलोमीटर की दूरी तय कर फरीदाबाद कैसे पहुंचा, फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखा लेकिन गिरफ्त में कैसे नहीं आया, फरीदाबाद से 773 किलोमीटर दूर उज्जैन किस रास्ते से पहुंचा, फरीदाबाद से उज्जैन तक किसी राज्य की पुलिस ने उसे नहीं देखा और देखा तो महाकाल मंदिर के गार्ड ने। क्या यह सोचा समझा सरेंडर नहीं है? क्या 2 वकीलों ने विकास को लखनऊ से उज्जैन छोड़ा? क्या इसमें खादी और खाकी की मिलीभगत है? कांग्रेस सीधे सीधे आरोप क्यों लगा रही है? हालांकि गिरफ्त में आए गैंगस्टर विकास दुबे ने उज्जैन में कबूला था कि उस मुठभेड़ के बाद शहीद पुलिस वालों के शवों को जलाना चाहता था। मामला बढ़ने के बाद उसे वहां से भागना पड़ा। लगातार उसके साथियों के एनकाउंटर हो रहे थे, जाहिर सी बात है उसे भी एनकाउंटर का डर था। उज्जैन मंदिर सुरक्षा के लिहाज से ऐसी जगह थी जहां एनकाउंटर का डर कुछ कम था, पर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कानपुर के पास एसटीएफ की सुरक्षा से भागने की कोशिश की और एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह पूरा वाकया बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह घटा, पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, कुछ सफेद पोश और खाकीधारियों के राज उसके सीने में कैद थे, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने सुना एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें एक बार फिर चर्चा ये है कि फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। एक मुठभेड़, एक अपराधी जो खुद को महाकाल तक ले आया और उसके बाद फिर वापस लौटते समय उसने भागने की कोशिश की गई, जिस तरह से पुलिस कहती है, और फिर वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जज दिनेश नायक साहब। नायक साहब से मैं सिर्फ इस मामले में किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं लूँगा, मैं केवल उनसे इस मामले में कानून क्या कहता है। ऐसे मामले में जाहिर है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ऐसी इंक्वायरियाँ किस तरह से होती हैं, मैं उनसे सिर्फ उस कानूनी पक्ष के बारे में बात करूँगा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप में एक जज की मर्यादा क्या होती है। वहीं हमारे साथ दूसरी तरफ कांग्रेस से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी हैं। साथ ही हमारे साथ
वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है, कई दिनों बाद जो कुख्यात आरोपी है वो मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, महाकौशल में माफ़ कीजिएगा महाकाल के दर्शन करने के दौरान वो गिरफ्तार होता है और उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है। जब कल मतलब बीते दिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी पर बहुत से सवाल खड़े किए गए, संरक्षण देना या सुनियोजित, इस तरह का बहुत सा जिक्र हुआ। और फिर जब शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई 24 घंटे के अंदर, तकरीबन वही समय था जिस समय वो गिरफ्तार हुआ था, उसके तकरीबन 24 घंटे बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तब भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये ऐसे सवाल, आखिर गिरफ्तारी पर भी सवाल और फिर जब उसका खात्मा हो गया तब भी सवाल, तो विपक्ष इस तरह के सवाल क्यों करता है भाई? कि पहली चीज, जितना दुर्दांत अपराधी था उसकी मौत के ऊपर कोई बात नहीं, और इस प्रकार के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर सजा किस प्रकार से मिलनी चाहिए उस बात पे सवाल है। सवाल इस बात पे, अपराधी मारा गया पर अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग, क्योंकि एक विकास दुबे ने कितने पुलिस वालों को नहीं मारा, उस सिस्टम ने पुलिस वालों को मारा है जिसने उसको ताकत देने का काम किया। उन लोगों ने जो उसने मुखबरी करने का काम किया वो लगातार एक बड़े सफेद पोश नेतृत्व के अंदर, क्योंकि एक गठजोड़ के बगैर कोई भी इस प्रकार का अपराधी अगर इतना बड़ा अपराधी बनता है तो एक बड़ा गठजोड़ और एक नेक्सस लगता है। इसमें चाहे पुलिस प्रशासन का नेक्सस हो, चाहे बड़े नेताओं का नेक्सस हो, और अगर ये सारी परतें खुलती तो आगे क्या मालूम कितने लोगों के वो पता पड़ता और किस प्रकार से अपराधी के संरक्षण करने का काम कई लोग करते और कई लोग आते। क्योंकि 8 लोगों की जो शहादत हुई है पुलिस वालों की, उनका बदला सिर्फ ये एक की मौत नहीं थी, कई लोगों को, सिस्टम को, जिन्होंने, किसी ने वहां पे पुलिस ने मुखबिरी करी जब वो किडनैप पकड़ने जा रहे थे, कई लोगों ने उसे ताकत देने का काम करा हुआ। AK-47 जैसी राइफल उसके पास पकड़ाई, संजय दत्त के पास मिली थी तो उसे टाडा और अलग अलग कानून लगे थे और आतंकवादी घोषित किया गया था। और यहीं पे एक अपराधी के पास जो 8 हत्याएं कर देता है, उसके ऊपर किस प्रकार से, और वो आता है इतना बड़ा जिसके ऊपर 40 टीमें यूपी STF की लगी थी, वो 1200 किलोमीटर का सफर तय करके उज्जैन पहुंचता है, उज्जैन में रुकता है, यहाँ पे बढ़िया आराम से महाकाल के दर्शन करता है। सवाल इस बात पे भी है कि सावन का महीना है, अगर ये अपराधी, इतना बड़ा अपराधी वहां पे आराम से घुस के दर्शन करके बाहर निकलता है और उसे एक वहां का एक जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला एक चौकीदार पकड़ लेता है। दूसरी चीज, जब एनकाउंटर का तरीका जिस तरीके का है, क्योंकि ये सवाल अपराधी को संरक्षण के लिए नहीं है, स्पष्ट है अपराधी को, पर कानूनन रूप से जब ट्रायल चलता तो कहीं ना कहीं कई बड़े रसूखदार जिनका टाई अप था, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों में नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के नेतृत्व से जिस प्रकार से इस प्रकार का हुआ और इनके ऊपर से जब पर्दाफाश होता तो कहीं ना कहीं कई बड़े लोग इसकी जद में आते। ये अपराधी को तो मार दिया गया है, पर अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। शंकर लाल तिवारी जी, आपकी आवाज बहुत खरखर आ रही है इस बार को मैं उसको ठीक करवाता हूं। शंकर लाल तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? रिजवान जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है? जी, शंकर लाल तिवारी साहब, शंकर लाल तिवारी कहेंगे इस पर? का पूरा हो गया हो तो मैं शुरू कर दूं? बिल्कुल शुरू होइए। मैं इतने कहना चाहूंगा सर्वप्रथम तो कुणाल जी से जी कि विकास दुबे की जो एनकाउंटर में मौत हुई, हलाक किया गया, हेलो जी, बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। हलाक किया गया विकास दुबे को, उस पर मंदोदरी बिलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो मंदोदरी बिलाप कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह के साथ में अन्य कुछ लोग, और बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आपकी कृपा से और यूपी पुलिस को बधाई देता हूं कि उसने जो है
आतंक और अपराध की दुनिया में एक संदेश भेजने का काम किया कि नहीं, सब तुम्हारी मनमानी से नहीं चलेगा। अब ये ठीक है, रात दफन हो गए, ये हो गया, ये सारी जुगाली होती रहे, पर कभी अपन ये भी सोचे कुणाल भाई कि जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मरे उस विकास दुबे की गोलीबारी में, उनके बच्चों का क्या हाल, उनकी पत्नियों का क्या हाल है? क्या कारण है कि फौज के मामले में बात आए तो कांग्रेस के मित्र कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो धंधा उठाए हैं, इतना बयानबाजी है, चाहे वो दिल्ली का एनकाउंटर हो चाहे धरती का कहीं का भी एनकाउंटर हो, दिग्विजय सिंह को नकली एनकाउंटर लगता है, ये उनके पुराने इतिहास में जुड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में विकास दुबे मारा गया, मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो भी थोड़ी सा भी समाज के अंदर इस तरह के अपराधियों के दमन का हामी है, वो खुश है। और उसके बाद हम मंदोदरी विलाप कर रहे हैं, हम जबरन की बातें, इतने के लोग, अरे पुलिस जांच कर रही है, पुलिस एक एक चीज का अन्वेषण करेगी, आप धोखे में मत रहिए। ये पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, और पुलिस के ऊपर जब हमला हुआ है तो वो बारीकी से एक एक तथ्य निकाल लेगी। और जहां तक रही दर्शन शास्त्र में भाषण देने की बात, तो ये राजनीतिक गठजोड़ था, अधिकारियों का गठजोड़ था, ये तो अपन पिछले 50-60 वर्षों से कह रहे हैं। और ये कहीं न कहीं रहता भी है, कहीं व्यक्तिगत सुखों से रहता है, कहीं रुपया पैसा से रहता है, ये रहता भी है। तो मैं उसकी चर्चा न करके मैं तो एक ही चर्चा करूंगा, ये अवसर नहीं है पुलिस के मनोबल गिराने का, ये अवसर नहीं है पुलिस के ऊपर आरोप लगाने का। जिनने मुखबरी करी है वो भी मुकदमे के मालिक हुए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही और विकास दुबे के घर में दबिश डालने के लिए आदेश किया था, और उस पुलिस अधिकारियों के आदेश पर ही रात को पुलिस गई थी। पुलिस के साथ धोखा हुआ, जैसा कि अपन सब देख रहे हैं, मुखबिरी हुई, कुछ जयचंदों ने जो पुलिस में थे उनने गड़बड़ करी, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। इस समय विषय पुलिस के मनोबल उड़ाने का है। यदि हम लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी सा भी समझते हैं, यदि लॉ एंड ऑर्डर की बारीकियों को समझते हैं, तो एक बात सुन लीजिए, थाने में भले 15 सिपाही हो, और उसका जो भय होता है, उसका जो संपर्क क्षेत्र होता है, उसका जो लोगों से रसूख होता है, वो हम सब तो शहर के अंदर हो चाहे गांव के अंदर हमारी कवच बन के रक्षा करता है। 8-8 सिपाही मार दिए गए, उनकी पत्नियों का विलाप नहीं सुनाई दे रहा, उनके बच्चों की चीत्कार नहीं सुनाई दे रही है। कानून के प्रति और खाकी वर्दी के प्रति जो भय खत्म करने की बात हुई, वो चिंता नहीं हो रही है। हम जबरदस्ती में ये हो गया वो हो गया। मैं यूपी सरकार को बधाई देता हूँ, और बंधु कुणाल जी से कहता हूँ कि आपकी बहुत लंबी राजनीति है। आप दिग्गी राजा जैसे कमेंटेटरों के चक्कर में पड़ के और हर मामले में कुछ भी कहेंगे, ऐसा न करो, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव। बाकी उसका एनकाउंटर जो हुआ 8 सिपाहियों के मारने के बाद हुआ, आज पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ। मतलब आपकी बात ऐसी लग रही है जैसे सुनियोजित हुआ। क्या सुनियोजित था ये सब? नहीं, कतई सुनियोजित नहीं था जी। तो संतोष, बड़ा संतोष जैसा आपने व्यक्त किया। मीडिया को रास्ते में रोक लिया गया 2 किलोमीटर पहले, उसके बाद वो गाड़ी पलट गई, फिर ये कहा गया कि वो हथियार छीन के भाग रहा था, और जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई उस पर बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हुए हैं। और ये पहला मामला नहीं है, यूपी में कई एनकाउंटर पर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं, और इसकी कई की जांच भी शुरू है, और कई में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कई तरह की संस्थाओं के नोटिस भी हैं। तो ये जिस तरह से हुआ, ये आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं आप, और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपको ये जितनी भी कहानी है बिल्कुल सीधे आपके गले उतर रही है। मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूँ जी, कि जिसके विरुद्ध कोई गवाह देने को तैयार नहीं जी, जिसके विरुद्ध जो है, तो 8 पुलिस कर्मियों की शहादत जिसके माथे में खून बन करके रखी, ऐसे व्यक्ति को
मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ, अब उसमें अपन तमाम प्रकार की विसंगतियां और दुनिया भर की बातें ढूंढ रहे हैं। मैं तो मुठभेड़ पर आपसे बात कर रहा था, मुठभेड़ पर। मेरी बात सुनिए ना, जी। ये जांच पुलिस ने करनी है मुठभेड़ की। आपने शुरू में भी हमारे आपस की बातचीत में हमें मालूम है कि इस तरह की कोई भी मुठभेड़ हो, कहीं भी हो देश के अंदर, उसकी न्यायिक जांच होती ही है, न्यायिक जांच होगी ही। चलिए, और अन्य तथ्य भी जो सामने आएंगे जी, अन्य तथ्य भी जो सामने आएंगे उन पर पुलिस और प्रशासन बड़ी बारीकी से काम करेगी। हम आप पूरी जांच को ऑपरेट करने लगे। चलिए, अब मैं न्यायिक जांच के बारे में समझ लेता हूं। जस्टिस, माफ कीजिएगा, जज दिनेश नायक साहब भी हमारे साथ हैं। नायक साहब, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, न्यायिक जांच होती है, और ऐसी घटना पीछे भी हमने चर्चा की थी आपके साथ, जब ये आंध्र प्रदेश में इसी तरह की एक घटना हुई थी, घटना स्थल दिखाने ले जाया गया था उस दुष्कर्म के आरोपियों को, और फिर उन्होंने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, एक स्टोरी सामने आई और वो वहाँ मार दिए गए। पूरे देश भर में उसे अप्रिशिएट किया गया था। उसमें सारा देश एक मत था लगभग। हाँ, न्याय करने के इस तरीके पर सवाल थे तब भी, और अब भी वही सवाल है कि ये जो फैसला ऑन द स्पॉट है, इसको लेकर तब भी सवाल हुए थे, अभी भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बार देश में मत वैभिन्नता बड़े व्यापक स्तर पर है, तो आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि जुडिशरी सिस्टम का भी सम्मान बना रहे, पुलिस के काम काज करने का भी सम्मान बना रहे, और जाहिर है ऐसे समय में एक न्यायिक जांच होगी ही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है? मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो पुलिस द्वारा स्वयं इन्वेस्टिगेशन किया जाए, या दूसरा एक न्यायिक जांच आयोग बैठाया जाए। जांच आयोग बैठाना इसलिए उचित रहेगा क्योंकि चूंकि पुलिस के कर्मचारी थे, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर हुआ था, तो थोड़ा सा निष्पक्ष जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की आवश्यकता रहेगी। जब तक न्यायिक जांच अपनी रिपोर्ट नहीं दे, मेरा किसी प्रकार का अभिमत देना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष जांच एक न्यायिक जांच आयोग ही कर सकेगा कि वस्तु स्थिति में किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ था। ये एक जांच का विषय है, और ये एक इंक्वायरी का विषय है। जांच इंक्वायरी का विषय, इन्वेस्टिगेशन के अनुसंधान का जहां तक प्रश्न वो पुलिस करती है, इंक्वायरी हमारी जुडिशियल इंक्वायरी होती है जो एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा किया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ इसमें सत्यता के बारे में जांच की जाएगी, और जांच करने के पश्चात ही न्याय विभाग अपना फैसला लेगा। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, धन्यवाद। ये जो एक जनता में एक जज की तरह है, इसलिए कि आपने बहुत ढेर सारे फैसले किए हैं, एक जनता के बीच में भी फैसला बहुत जल्दी पाने की, जनता के बीच में एक व्यग्रता बढ़ गई है। वो चाहती है जनता की बहुत जल्दी फैसला हो जाए, और इस तरह की चीज़ों में भी जनता को एक संतोष सा होता है। लेकिन ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो तत्काल फैसला कर देने वाला, जबकि हमारे पास एक बहुत परिपक्व जुडिशरी सिस्टम है, ऐसे इसका अगर हम उदाहरण ना भी लें, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कभी कभी सामने आती हैं, कभी कभी उनकी चर्चाएं होती हैं, कई मामलों में तो न्यायालय में लंबी सुनवाइयों के बाद उस तरह के दोषी अधिकारियों पर उनको सज़ा भी दी गई है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है, और ये जो प्रवृत्ति या जो ये अपेक्षाएं या इच्छाएं जो बढ़ रही हैं, ये समाज के लिए में इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं? देखिए, क्या है कि जब कोई प्रकरण न्यायालय में आता है, तो न्यायाधीश उसकी निष्पक्षता के आधार पर जांच करता है, एविडेंस के आधार पर जांच करता है, और जांच करने के पश्चात जो उसके पास उपलब्ध साक्ष्य होती है उसका एप्रिसिएशन करने के बाद वो अपना निर्णय देता है। और निर्णय देता है वस्तु स्थिति में उसके पास जो फैक्ट्स उपलब्ध होते हैं, जो लॉ की पोजीशन स्पष्ट होती, स्थिति स्पष्ट होती है, उसी के आधार पर वो अपना निर्णय देता है। मैं एक आग्रह कर रहा हूँ आपसे कि आप हाथ वहां से थोड़ा हटा लें, आपका हाथ बहुत ज्यादा स्क्रीन पे दिख रहा है। जी अच्छा, आप बताइए। जी, तो जो भी निष्पक्ष न्याय की बात करना आप चाहते हैं, या शीघ्र न्याय की बात करना चाहते हैं, ट्रायल की बात करना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट करता है हमारे अनुसंधान की स्पीड के ऊपर, ट्रायल के ऊपर, कि ट्रायल को स्पीड ट्रायल कैसे किया जाए, कितनी जल्दी इसका शीघ्र निराकरण किया जाए। इसके लिए विशेष अदालतें बनी हुई हैं, विशेष अदालतों के द्वारा
इस पर काम किया जाता है, विशेष न्यायाधीश बैठते हैं, शीघ्र निराकरण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयास होता है कि निष्पक्ष और शीघ्र और सस्ता न्याय किसी व्यक्ति को मिल सके। इसमें भी अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी खड़ी होती है या इन्वेस्टिगेशन होता है तो निश्चय ही न्यायालय शीघ्र न्याय निष्पक्ष न्याय करने का प्रयास करेगी। अभी मैं इस डिस्कस में नहीं पहुंच सकता हूँ कि न्यायालय क्या करेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ। कुणाल, वही सवाल जो पहले भी था, बाद में भी वही सवाल शंकर लाल तिवारी जी ने किया कि ये ऐसे समय में बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही है, और बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने समर्थन भी किया और तारीफ़ भी की। फिर भी आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने एतराज़ जताया कि ऐसी चीज़ों में सवाल पूछने की आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों सवाल पूछे जाएं। ऐसा अपराधी जिस पर इतनी हत्या का इल्ज़ाम है, जिसके अपने ही साथियों की वजह से पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, उसके पास ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें मिली, तो ऐसे अपराधी के इनकाउंटर पर आपको ऐतराज़ क्यों है? बात मैंने पहले शब्दों में कहा कि जिस प्रकार मौत उसकी होना तय थी, चाहे जुडिशरी से होती चाहे किसी भी स्तर थी, उस दुर्दांत अपराधी के प्रति ना कोई संवेदना है ना कोई भाव है। स्पष्ट है उसकी मौत निश्चित थी और वो, पर सवाल यही उठता है कि इतना दुर्दांत अपराधी था, पर यूपी पुलिस की ना तो वो गुंडा लिस्ट के अंदर था, ना उस प्रकार से उसके ऊपर कोई जिस प्रकार के प्रकरण दर्ज होना चाहिए वो प्रकरण दर्ज थे। दूसरी चीज, AK-47 जैसी बड़ी बड़ी गने उसके पास थी, वो पहुंची कैसे उसके ऊपर। और बात जो हो रही है कि वो 8 पुलिस वालों के परिवार का स्पष्ट उन्हीं का दर्द है कि मौत के बाद मौत क्यों, उससे पहले क्यों पुलिस प्रशासन और राजनीतिक गठजोड़ के माध्यम से एक उसे रसूखदार आदमी बना के जनता के बीच में करा गया। और इतने पहले से इतनी बड़ी सरकार के संरक्षण के साथ ये काम कैसे चल रहा था। और अगर जिन लोगों का संरक्षण था, जिन लोगों ने एक अपराधी को इतना बड़ा अपराधी बनाया, तो बिगर संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। किन्ने संरक्षण दिया, किन्ने पाला, किन्ने पोसा, किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसमें संरक्षण था, साठगांठ थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठने का काम करता था। तो क्या बात है कि अगर AK-47 कहां से आ रही है, प्रदेश के अंदर पहुंच रही है, और अगर उसके ऊपर भी जांच नहीं होगी और उन चीजों को भी फाइल में दफन कर दिया जाएगा, लाश के साथ सबूत दफन करने की कोशिश करी गई है। क्योंकि जब उज्जैन के अंदर पकड़ा गया, सवाल जब एसपी से पूछे गए, कल एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना तो कोई उसके ऊपर प्रकरण दर्ज करा गया, ना ट्रायल चलाया गया, ना कोर्ट में पेश करा गया, आनंद फानन में यूपी पुलिस को दे दिया जाता है, एसटीएफ को। और यूपी एसटीएफ भी जहां पे कानपुर तक पहुंचते उससे पहले वहां तक रखती है मीडिया को, फिर मीडिया को रोक के जिस तरह से गाड़ी को बदलने का, एक टोल पहले दिखता है वो सफारी में बैठता है, दूसरे टोल वहां पे दिखता है कि वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये सवाल उसकी मौत का नहीं है, सवाल है कि कितने एक अपराधी के पीछे कितने उसके संरक्षक थे जिनको बचाने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी नहीं पलटी है, कई लोगों की अगर ये गाड़ी नहीं पलटती तो कई लोगों के राजनीतिक जीवन पलट जाते और उनके काले चेहरे जनता के सामने आ जाते। क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देना ये नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, एक अलग कानून के तहत ये काम करना चाहते हैं। स्पष्ट है, सवाल उठाना लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। और ये सवाल मत उठाओ, कभी पुलिस के पीछे खड़े हो जाओ, पर 8 पुलिस वाले मर गए, जब उसके ऊपर कोई बात नहीं, क्यों मरे, सवाल यह है कि वो मरे कैसे, उनकी हत्या कैसे हुई, उनकी शहादत कैसे हुई, सवाल यही है। सेना के ऊपर जब बात करो कि भैया 40 जवान वहां कैसे शहीद हो गए, तो उसके ऊपर सवाल मत करो। 20 जवान गलवान में कैसे शहीद हो गए, उसके ऊपर बात मत करो। क्या लोकतंत्र में ये बात के ऊपर, लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर खत्म करने का काम करेंगे? ये सवाल उठेंगे और सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा, और जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस नाटकीय ढंग से अगर एक नॉर्मल एक जो पुलिस में भी नहीं था,
कल भी आप घटना देखिए, सावन के महीने में उमा भारती ने सवाल उठाए, आप उमा भारती जी के सवालों के जवाब नहीं देंगे? उमा भारती जी का ट्वीट पढ़िए। इस देश के अंदर जो लोग सोचते हैं, लोग जो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे, अपराधियों के पीछे संरक्षण किसका था, उस बात को जवाब देने से क्यों घबराते हैं? और हर बात की विधवा विलाप और ये इस तरह की बातों को जगह नहीं है। लोकतंत्र में जवाब दीजिए शंकर लाल जी कि किस रसूखदारों को बचाने के लिए, किन लोगों के लिए उस गाड़ी को पलटी करी गई, ताकि कौन कौन लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में समर्पण हुआ, वो यूपी से निकलता हरियाणा जाता है, हरियाणा से मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश में आराम से वो कहीं ना कहीं अपने महाकाल में दर्शन करता है, वीआईपी दर्शन करता है, जबकि आज की तारीख में किसी को भी इतनी आसानी से दर्शन के वहां पे उसकी वो होती है, वो लिखवाता है नाम। और इस जगह पे भी अगर हाई अलर्ट की जगह पे इस प्रकार की स्थिति होती है कि एक व्यक्ति वो पकड़ता, ना तो पुलिस हथियारों के साथ पहुंचती है ना कुछ होता है, और उसके बाद अगर वहां पे पूछताछ करके उससे अगर निकाली जाती तो कई लोगों की जो सफेद पोश लोग हैं उनके जो खुलती, तभी उस प्रदेश जो लोग 8 पुलिस वालों की शहादत हुई उनके परिवार वालों को न्याय मिलता कि कौन साजिश करता था, किन लोगों ने साजिशन उन लोगों को शहादत करवाई। ऐसे लोगों को भी पकड़ना इस समाज में जरूरी है। शंकर लाल जी, कुणाल ने जो सवाल पूछे हैं, राजनीतिक तो बहुत बातें हो गई, लेकिन जो सवाल पूछे हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है भाई साहब जी, अगर सवाल ही पैदा करने हैं जी, तो सवाल दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, उनका राजनीतिक धर्म है और राजनीतिक कठिनाइयों के कारण वो अपनी बात कहें, बात लोकतंत्र की दुहाई देके कहें। पर आज एक सवाल सबसे बड़ा है मेरी समझ में जो आ रहा है, मुझे क्षमा करेंगे लोग, जी, मेरी समझ में आ रहा है, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि पुलिस का मनोबल बनाना। जिस ढंग की घटना उत्तर प्रदेश में इन प्रकार है, जिन भी कारणों से उसकी जांच हो रही है, हर स्तर पे जांच हो रही है, वो सारी बातें सामने लाई जाएंगी। पर दबिश दी सरकार ने, दबिश का आदेश सरकार का विकास दुबे के घर पर, जय चंदों ने जिनने मुखबरी करी उनके ऊपर मुकदमे कायम हो गए, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसके अलावा आज जो बैठे समय कह रहा था कि सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के मनोबल बचाने का, सबसे बड़ा सवाल है उन शहीदों की पत्नियों, उनके बच्चों और आम आदमी के अंदर जो अपराध का आतंक और खौफ है उसे ठीक करने का। उसे अगर शंकर लाल जी आप ये बातें, भी कहीं मार सकते शंकर लाल जी आप ये बात कह चुके हैं, वो कह रहे हैं गुंडा लिस्ट में नाम नहीं था, उसके अन्वेषण तक मैं और आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि मेरे पास भी उसका बहुत आधिकारिक तथ्य नहीं है। बात है कि गुंडा लिस्ट में अब बात जी, मेरा सवाल ये है, वो घोषित मेरा सवाल ये है कि उसके पास AK-47 है, उसके पास वहां का जो SHO है वो उससे सीधे संबंध है, पुलिस की इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल है, वहां का जो DSP स्तर का अधिकारी शहीद हो गया, उसने बाकायदा SSP को पत्र लिखा, उसकी संलिप्तता, संदिग्धता सबके बारे में उल्लेख किया, उसने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इन सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें अवगत कराने के बाद हम पल्ला झाड़ सकते हैं कि नहीं, किसी को नहीं मालूम था। और दूसरा, AK-47 कैसे पहुंची, इतना इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे है, और उसका सारा कुछ व्यापार फल फूल रहा था, लगातार फल फूल रहा था। तो वो उत्तर प्रदेश जहां पुलिस एनकाउंटर का रिकॉर्ड बना रही है, उस उत्तर प्रदेश में विकास का विकास होता चला गया, विनाश तो अब हुआ है और फिर विनाश पर सवाल खड़े हुए। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आपकी जो बातें आपने कही वो सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर आप दूसरी तरफ देखिए कि जिनने मुखबिरी करी पुलिस के अधिकारी होने के बावजूद, उस चिट्ठी पर भी कार्रवाई हो रही है, वो चिट्ठी भी निकाली गई है, ढूंढी गई है। पुलिस हर बिंदु पर, आप भी समझते हो मेरे से ज्यादा इस बात, हर एक छोटे से छोटे बिंदु पर काम कर रही है। रही विकास दुबे के पनपने की बात, उसके साम्राज्य की बात, तो ये कोई 2 साल 4 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 20 साल से ये पूरा मीडिया बता रहा है। उसने इसके पहले कई हत्याएं, कई अपराध,
कई प्रकार के जराइम उसने पहले किए जिसमें वो जेल गया है, छूटा है, न्यायिक प्रक्रिया है, जमानत यहाँ कातिल की भी होती है। पर आज की तारीख में जो स्थिति है वो पुलिस का मनोबल बढ़ाने की, आज की तारीख की स्थिति खाकी का मजाक उड़ाने की नहीं है। आज की बात तो ये है शंकर लाल जी, पुलिस का मनोबल बढ़ाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को निरंकुश करना ये भी एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से वो SHO या उससे ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्हें मालूम था कि विकास क्या कर रहा है, उन्हें क्या हम इसी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे? AK-47 उसके पास पहुंच जाएगी, हम नज़रअंदाज करते रहेंगे। इसके साथ साथ क्या पुलिस को हम ऐसी चीज़ों की इजाज़त दे देंगे कि मीडिया, जो अगर यही सब कुछ चीज़ें पारदर्शी रखनी थी तो मीडिया पीछे चल रहा था, चलने देते। क्यों पहले मीडिया को रोक दिया गया? काफी लंबे समय तक उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। नहीं, न्याय पाने के लिए, मुकदमा कायम करने के लिए और न्याय पाने के लिए कई बार गोपनीयता इस तरह के जघन्य अपराधों में आवश्यक होती है। नहीं, ले जाने में, ट्रांसपोर्टिंग में कैसी गोपनीयता? ट्रांसपोर्टिंग में किस तरह की गोपनीयता? और दूसरा जो वरिष्ठ एनकाउंटर में मारा गया जी, ये तो भगने का प्रयास कर रहा था जी। अगर पुलिस नहीं मारती तो और पुलिस वालों को 8 की संख्या आज हम सब बढ़ी होती जी। पर वो एनकाउंटर में मारा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस की नाजायज, कई रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बताया है जी। नायक जी ने अभी कहा कि इसकी जांच होगी। मुझे अपनी याददाश्त में 99% इस तरह की मुठभेड़ों की न्यायिक जांच हमेशा हुई है और इसलिए जांच के बिंदु है वो होने दिए जाए और जो तथ्य सामने आए उनको देख करके यदि कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो उस पर निश्चित रूप से अपनी बात, अपने सवाल रखे जाए। और आज की तारीख में तो खाकी का मनोबल बढ़ाया जाए और उस दुर्दांत अपराधी के मारे जाने पर यूपी पुलिस को बधाई दी जाए। इस तरह के अपराधी, यदि इतनी ताकत, आप कह रहे हो कि वहां कानपुर में मारा, अरे भैया अगर फर्जी मारना होता तो झांसी में मार देते, उसके अड्डे तक लेके क्यों जाते जहां उसका साम्राज्य आप बता रहे हो। और इसलिए कपोल कल्पित बातें करके पुलिस का मनोबल बढ़ाना, अपराधियों की वकालत करना जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के हो रही है बात, जबरन में हमें दर्शन शास्त्री बनना है, हम किसी न किसी विषय में वितंडावाद खड़ा करेंगे, विघ्न संतोषी बनेंगे। ऐसा नहीं करें। मेरा आग्रह है कि खाकी किसान हम सब लोगों की जान है, हम सब लोगों का समाज जो है उसके भरोसे जिंदा है। उसमें कमियां हैं, उसमें गलत लोग भी होंगे, उसके कई बार गलत लोगों के हम सबने विरोध किए है, आगे भी करना चाहिए, पर एकदम से उसको खारिज करना और इस मुठभेड़ पर यह कहना कि गलत हुआ है, मैं सोचता हूँ ये वक्त का औचित्य नहीं है। वो भाग रहा था और पुलिस वालों को मरवा लेते तो फिर एक समाचार बनता कि सरकार ने क्या कर दिया। और इसलिए बिल्कुल खाकी इसमें सरकार का कुछ नहीं है, बिल्कुल पुलिस ने तात्कालिक निर्णय लिया, परिस्थिति जैसे जो आवश्यकता थी जी जी उस आवश्यकता मैं समझ सकता हूँ अधिकारियों ने आपके भाव को समझ सकता हूँ। खाकी का बहुत सम्मान है, आज इस चर्चा को भी मैं खाकी ही पहनकर कर रहा हूँ, बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है। लेकिन खाकी निरंकुश ना हो, खाकी एक मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे। खाकी अनुशासन का भी नाम है, इसीलिए इतने ढेर सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ वरिष्ठतम रिटायर्ड पुलिस अफसरों से मेरी भी बात हुई है, उनका मत ये है, इत्तेफाक से हमारे साथ वो जुड़ नहीं पाए किन्हीं कारण, तकनीकी खामी के कारण, उनमें से कईयों का मत ये है कि इतने दुर्दांत अपराधी को इस तरह से रातों रात शिफ्ट करना भी समझदारी नहीं है। और ख़ास तौर से उस जगह पर जहां उसकी अपनी एक फॉलोइंग है, उसकी एक गैंग है जो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से क्राइम करता हो, वहां इस तरह से उसे ले जाना वो भी समझदारी का काम नहीं है। और रातों रात नहीं ले जाना चाहिए, उसको दिन में ले जाना चाहिए, सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ले जाना चाहिए। और इसलिए बहुत ढेर सारे सवाल, और वो आखिर किस तरह की गोपनीयता थी, इससे अगर वो पारदर्शी होता सब कुछ तो शायद पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगते, ये भी उनका मत है। इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं कहना चाहता था जी, एक लाइन मुझे कहना था जी
देखिए, इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ अपने हिसाब से लगाइएगा जी फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जी फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो चाहे इसको हो, भरपूर होना चाहिए। आज खाकी के खिलाफ अपराधी ने जंग की है साहब, 8-8 सिपाही मार दिए, और इसलिए इस परिस्थिति में तो यूपी पुलिस को सिर्फ बधाई मिलनी चाहिए, और उस अपराधी की हत्या पर पुलिस की वाह होनी चाहिए, और उन शहीदों का जिनका दुखद अंत हुआ है, जिनके बच्चे परिवार रात हुए, उनके प्रति भरपूर संवेदना होनी चाहिए। इतनी कह। कुणाल, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? काफी लंबा वार्तालाप मेरा शंकर लाल जी से हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो स्पष्ट है, शंकर लाल जी की अपनी मर्यादा है, उनकी व्यवस्था है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कानून के राज को खत्म करना चाहती है और अपराधियों को संरक्षण करके उन्हें पालना और पोसना चाहती है, और अपराधियों के बड़े संरक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो निकल रही है, ताकि ये चीजें एनकाउंटर के माध्यम से दब जाए और जो लोगों के नाम आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी जिसका ना गुंडा लिस्ट में नाम हो, इतने बड़े हथियार पहुंचे, इतने पुलिस वालों को मार दे और इतना पला पुले, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे ही मैं पूछता हूँ कि एक अपराधी अगर कुछ नेताओं के या कुछ ऐसे संरक्षक दाताओं के नाम ले ले, तो क्या हम उसके बयान को सही मान लेंगे? अगर वो बयान नहीं भी दे पाया, तो क्या सिर्फ इसी से सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं? उसके पास मोबाइल नंबर है, उससे संपर्क है, बहुत तरह के तरीके हैं हमारे पास। इस आधुनिक युग में इन्वेस्टिगेशन के बहुत से तरीके हैं, तो ये जांच तो अभी भी हो सकती है, उसे कौन संरक्षण दे रहा था, कैसे दे रहा था, और संरक्षण देने के लिए भी इसी तरह के सिस्टम में ही तो संरक्षण दे रहा होगा कोई, तो वो तो छुप नहीं सकता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सबको मालूम होता है। तो ये सिर्फ एक अकेली चीज, इसके बहाने रोका जा सकता है, ये तो संभव नहीं है। मैंने क्या कहा, करेगा कौन? इच्छा शक्ति चाहिए। जिस अपराधी को इतना बड़ा संरक्षण प्राप्त था और उसे संरक्षण के माध्यम से इतना बड़ा अपराधी बनाया गया, वो सिस्टम पूरा जिंदा है, क्योंकि जड़ से उखड़ना चाहिए अपराध का सिस्टम। हम हर बार अगर 8 जवान हमारे शहीद होंगे, पुलिस वाले शहीद होंगे, उसके बाद एक हत्या करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। जब सिस्टम में खराबी है और जिस प्रकार से सिस्टम बड़ा है, तो करेगा कौन? और जब उनको बचाने के लिए ही इस प्रकार का एनकाउंटर करा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संवैधानिक बू आती है कि इस देश के लोकतंत्र को कहां हम लेके जा रहे हैं, किस प्रकार से ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सरकारें, ये एनकाउंटर उसको मारने के लिए नहीं था, ये एनकाउंटर उस प्रदेश की सरकार में बैठे रसूखदारों को बचाने के लिए था, इस मध्य प्रदेश में बैठे कई रसूखदारों को बचाने के लिए था। ये एनकाउंटर उन 8 पुलिस वालों के बदले के लिए नहीं था, ये एनकाउंटर था कि कैसे सत्ता में बैठे रसूखदार लोग जो उन 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के पीछे थे। एक मिनट शंकर लाल जी, आपकी बात सुनिए। शंकर लाल जी आपकी बात, शंकर लाल जी आऊंगा आपके पास। शंकर लाल जी आपकी बात सुन ली। आपके लोग संरक्षक है, आपके लोगों ने हत्या करी है उन 8 पुलिस वालों की, आपकी सरकार में बैठे मंत्रियों ने हत्या करी है उन 8 पुलिस वालों की। उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके प्रति भी इसी प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये 8 नहीं, कई लोगों को पहले मौत के घाट उतार चुका है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के लोगों का बड़ा संरक्षण था, और उन्हीं को बचाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे एनकाउंटर किया गया। शंकर लाल जी से, शंकर लाल जी, बड़े लोगों को बचाने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया गया, बड़े अफसरों को बचाने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया गया। और एक सवाल मेरा और है, सभी इन्हीं के इर्द गिर्द ही जवाब दीजिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकतंत्र है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब न्यायपालिका का नंबर ही नहीं आएगा, तो जाहिर है लोकतंत्र में लोग ये जो त्वरित न्याय है, इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। और आप एक राजनेता हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, 3 बार विधायक रहे हैं आप, और जब इस तरह के त्वरित न्याय की चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप पर भी बहुत दबाव बढ़ेगा, इसलिए कि आप लोग राजनेता हैं। और नेताओं पर जब बहुत दबाव बढ़ेगा, जनता कहेगी नहीं यही ऐसा ऐसा करा दो, वहाँ भी ऐसा हुआ था, यहाँ भी ऐसा हुआ था,
तो आपको नहीं लगता कि फिर आने वाले वक्त में बेहद असुविधा होगी आपको जनता को का सामना करने में? हेलो जी शंकर लाल जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, जी ये जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, गोलीबारी में वो मारा गया पुलिस की, इसके पीछे परिस्थिति जन्य कारण, भले आपन आरोप लगाने के लिए, राजनीतिक बातें करने के लिए और या मीडिया में चर्चा का विषय बनाने के लिए कहते रहे कि ये प्लानिंग के साथ हुआ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, किसी कीमत पे खारिज करता हूँ। ये उसकी दुर्दांतता ही थी कि पुलिस कस्टडी में जैसे ही गाड़ी पलटी तो वो फिर से पिस्टल छीन करके भागने लगा। ये परिस्थिति जन्य पुलिस का तात्कालिक निर्णय है, नहीं ये कोई राजनीति करने वालों का निर्णय है। जहाँ राजनीति करने वालों का सवाल है और उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, वहाँ उसी सरकार के द्वारा विकास दुबे के घर में दबिश देने का फैसला किया गया। उसी सरकार के लोगों ने उसे, जब 8 पुलिस वालों को उसने शहीद कर दिया तो उसे गोली से हाथ उड़ा दिया गया। और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया की जहां तक बात आपने कही है उसका अदब करता हूं, सम्मान करता हूं, पर जब परिस्थिति बनती है, उसने 8 लोगों को मार दिया, फिर से पिस्टल छुड़ा करके पुलिस वालों के ऊपर गोली चला रहा है, उन परिस्थितियों में पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। हम इसमें किंतु परंतु मगर लेकिन कुछ भी जोड़ते रहे, कुछ भी कहते रहे, पर वो परिस्थिति जन्य घटना है। न उसमें कोई अधिकारी टेलीफोन लेके खड़ा रहा कि अब तुम इसको मार दो, यहाँ पर उतार के मार दो। इस तरह की बातें करना मैं सोचता हूँ व्यर्थ अन्वेषण है, जबकि हमें मालूम है कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, हर स्तर से और एक एक बिंदु की जांच हो रही है। पुलिस वाले जो मुखबिर थे उन पर भी मुकदमा कायम हो गया। तो ये कहना कि उसमें कुछ बचेगा, अभी आपने बहुत अच्छा कहा है स्वयं कि उसकी जब जांच हो रही है तो हम यहाँ पर ट्रायल चला करके और जबरदस्ती में अपराधियों का कहीं धोखे से मनोबल बढ़ाने का काम और पुलिस को ये कहने का काम कि वो पेशेवरी तरीका से मुठभेड़ करती है, एनकाउंटर करती है, बिना जांच के आए, हम शासन की जांच का विश्वास नहीं करें, हम वहां पर रह रहे पुलिस अधिकारियों का विश्वास नहीं करें, सबके सबको ये मान लें कि गलत है। मैं मानता हूं कि कुछ गलत है, हर क्षेत्र में है, और उनको पुलिस चिन्हित करने का काम विकास दुबे की मुखबरी वाले जयचंदों का कर चुकी है, आगे जो बचे हैं कर रही है। और इसलिए ये सोचना कतई उचित नहीं है इस समय कि वो मुठभेड़ में और मार दिया गया, वो परिस्थिति जन्य घटना है। उसको इसी स्वरूप में यदि हम आत्मसात कर सके, क्योंकि उसको मारने से कोई लाभ नहीं था पुलिस में, बिल्कुल उसको फांसी होनी थी जी। यही सवाल था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का उपयोग किया जा सकता था। संयोग से हमारे साथ जस्टिस नायक नहीं है, नहीं तो यही सवाल था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया जा सकता था और उससे बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती थी। पर उस समय गोली खा के कैसे बिल्कुल शंकर लाल जी आप हमारे साथ जुड़े, कुणाल आप हमारे साथ जुड़े थे और जज दिनेश नायक भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि ऐसे अपराधी पनपते कैसे हैं, उन्हें संरक्षण कौन देता है, और वो जो समाज के लिए कोढ़ की तरह हो जाते हैं, इनका विनाश होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इनका विकास कैसे होता है ये सवाल भी सबसे बड़ा है। और फिर जब दबाव बहुत बढ़ता है तो ये फैसला ऑन द स्पॉट की जो थ्योरी आती है, और इस थ्योरी के बीच बहुत से सवाल खड़े होते हैं। उसने भागने की कोशिश की, पुलिस कह रही है, और हमारे पास फिलहाल यही यकीन करने का एक रास्ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, जुडिशली जांच होगी, और अपराधी हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, सज़ा न्यायालय ही दे, और न्यायालय जल्दी सज़ा दे, जस्टिस जल्दी हो, इस सबको भी देखना होगा। नहीं तो समाज में ये आतुरता बढ़ती है और इसका दबाव सबको झेलना पड़ता है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।